पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नंदिनी प्रजापति का घर छोड़कर शांति के घर आ जाती है। नंदिनी के संघर्ष की कहानी अब यहीं से शुरू होती है और इस संघर्ष की शुरुआत उसके इस घर में पहले दिन से ही हो जाती है। नंदिनी को पहले ही दिन उसकी जगह याद दिला दी जाती है। जैसे ही नंदिनी सुबह उठती है तो उसकी सास शांति बोलती है, उठ गए बिटिया? हाँ माँ जी उठ गई। तुम बुरा न मानो तो कुछ काम बताए तुम्हें? हाँ सासू माँ बताइए बताइए। सबसे पहले तो तुम अपना कमरा साफ करो, फिर कमरा साफ करने के बाद पूरा घर साफ करो। एक बार जब घर में सफाई हो जाए तो फिनाइल लो और पोछा लगाओ। फिर जब उससे मुक्ति मिल जाए तो घर की दीवारों के ऊपर जाले लगे हैं उन्हें हटा दो। जाले हटाने के बाद एक काम करो, किचन में जाओ और सभी के लिए खाना बनाओ। और जब खाना बन जाए तो सभी को परोसो और खिलाओ। जब सभी खाना खा ले और अगर बचा हो तो तुम भी खा लो। एक बार खाना खा लो तो शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दो। और खाना बनाने से पहले मुझसे पूछ लेना कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। और हाँ, ये सब हो जाए और रात को जब तुम सोने लगो तो ये सोचकर सोना कि कल जल्दी उठना है, क्योंकि रोज रोज इतनी देर से उठकर तुम घर का काम नहीं कर पाओगी। और अगर तुम नहीं कर पाओगी तो कौन करेगा? तुम्हारा बाप। जी मैं ही करूंगी माँ जी। बस इतना कहकर नंदिनी अपने काम में लग जाती है। नंदिनी को बचपन से ही ऐसे संस्कार मिले हैं कि उसे कोई भी काम छोटा नहीं लगता। और वैसे भी बचपन में ही माँ के मर जाने के कारण घर का सारा काम नंदिनी ही करती आई है, इसलिए उसे इस बात का कोई बुरा नहीं लगता कि उसे काम करने के लिए कहा गया। उसे इस बात की समस्या थी कि उसे जिस तरह से काम करने को कहा गया वैसे किसी नौकर को ही कहा जाता है। नंदिनी ने जैसे तैसे काम खत्म किया और रात को जब सोने गई तो उसे ये सवाल खटकता रहा कि उससे इस तरीके से क्यों बात की गई। उसने सुबह उठकर अपनी सास से इसका कारण पूछा। देखा बेटा, तुम एक बात समझ लो, हमें बुरा समझने से पहले तुम्हें ये समझना होगा कि तुम और तुम्हारे पति मेरे और मेरे पति के पैसे पर पलते हैं। कभी तुमने अपने आप से ये सवाल पूछा है कि आखिर मेरी जैसी खूबसूरत दिखने वाली महिला और उसका खूबसूरत दिखने वाला बेटा तुम्हें और तुम्हारी जैसी शक्ल वाली लड़की को यहाँ पर क्यों लाया है? वो इसलिए क्योंकि हमें एक बहू की जरूरत थी, साथ में घर का काम करने वाली की भी जरूरत थी। और तुम्हारी शक्ल देखकर कोई तुम्हारी घर शादी का रिश्ता लेकर नहीं आता, इसीलिए मैं आ गई और तुम्हें यहाँ ले आई। तो अब तक तो तुम समझ गई होगी कि तुम यहाँ क्यों आई हो। चलो बहुत बात हो गई है, तुम अपने काम पर लग जाओ। चलो चलो चलो। नंदिनी अपने काम पे लग जाती है पर दिन भर इसी बारे में सोचती रहती है। नंदिनी के दिमाग में यह भी आता है कि ये मुल्क जो अंग्रेजों से ये कहकर नफरत करता था कि वे उनसे रंग भेद कर दें, आखिर ये मुल्क के निवासी अपने ही देश में काले गोरे के नाम पर रंग भेद आज भी करते आ रहे हैं। अपने आप ही काले रंग वाली लड़की को बदसूरत माने जाने लगता है और गोरे रंग वाली को खूबसूरत। खैर, अपने रंग को तो नंदिनी बदल नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपने हालात बदलने का निर्णय लिया। जब उसका पति रात को घर आया तो उसने ये सारी बातें उसे बताई और कहा कि मुझे तुम्हारी माँ का नौकरानी बोलने पर कोई नाराजगी नहीं है, पर इस बात पर नाराजगी है कि वो तुम्हें नाकारा समझती है। मैं इस सोच को बदलना चाहती हूँ। कल सुबह ही तुम मेरे गांव जाओगे। वहाँ गांव के अंत में एक फैक्ट्री है, वो मेरी सहेली की है। मैं तुम्हारी नौकरी के लिए खत लिखूंगी और तुम्हें वहाँ नौकरी मिल जाएगी। उम्मीद है तुम मेरी ये बात मानोगे, क्योंकि मैं हमारे जीवन की शुरुआत एक अच्छी तरह से करना चाहती हूँ। मैं पूरी तरह से तुम्हारी बात से सहमत हूँ। तुम मुझे चिट्ठी दे देना, मैं कल सुबह ही चला जाऊंगा। अगले ही दिन विनोद नंदिनी के बताए पते पर जाता है और उसे उस फैक्ट्री में जॉब मिल जाती है। जब वो घर आकर इस बात को सभी को बताता है तो नंदिनी बहुत खुश होती है।
विनोद के पिता को भी बहुत खुशी होती है, पर पता नहीं क्यों बेटे को नौकरी मिलने पर भी शांति के चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं देती। जैसे तैसे 1 महीना बीत जाता है और पहले महीने की तनख्वाह जब विनोद को मिलती है तो वो नंदिनी को लाकर देता है और नंदिनी उसे अपनी सास को ले जाकर दे देती है और कहती है, इस पर मुझसे ज्यादा आपका हक है सासू माँ। पर एक बात कहना चाहूंगी कि इंसान का मूल्य पैसे से नहीं होना चाहिए, पर अगर पैसे से भी होता है तो मेरा पति अब कमाता है। मैं खुशी खुशी इस घर का सारा काम करूंगी, पर एक बहू के तौर पर, ना कि नौकरानी के तौर पर। उम्मीद है आप मेरी बात को समझेंगे। हमने आपसे कहा था ना कि नंदिनी हालात से हार मानने वाली लड़की नहीं है। उसने ना सिर्फ अपने और अपने पति के लिए घर में इज्जत का इंतजाम कर लिया, बल्कि आने वाली समस्याओं के लिए भी अपने आप को तैयार कर लिया। आगे क्या होता है नंदिनी के साथ, ये तो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज इस कहानी में हम देखेंगे कि 10 सेकंड में क्या हो सकता है। एक घने जंगल में एक हिरन रहता था। वो बहुत ही चंचल था। वो रोज ही एक पहाड़ी पर जाता था खाने की खोज में। एक दिन पहाड़ी पर से हिरन का पैर फिसल जाता है, पर वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि वो घास पर गिरा था और उसे कोई चोट नहीं लगी थी। लेकिन उसके गिरने की आवाज सुनकर पहाड़ी के नीचे वाली गुफा में सोया शेर जाग जाता है। हिरन अपने से कुछ ही दूर शेर को खड़ा देखकर घबरा जाता है और तुरंत भागने लगता है, क्योंकि अगर वो भागा नहीं तो कुछ ही क्षणों में वो शेर का भोजन बन जाएगा। कुछ देर में शेर हिरन को पकड़ने उसके पीछे भागना शुरू करता है। हिरन तेज दौड़ता है, लेकिन शेर उससे भी तेज दौड़ता है। कुछ देर तक ये सिलसिला चलता है, फिर दोनों थकने लगते हैं। हिरन को अपनी मौत के ख्याल आने लगते हैं। वो हार मानने का निश्चय कर चुका होता है, पर तभी वो सोचता है, बस कुछ देर ही और भागना है, जान बच जाएगी। वो करीब 10 सेकंड पूरी ताकत लगाकर भागता है। उस समय तक शेर थक चुका होता है और रुक जाता है। इस तरह हिरन की जान बच जाती है। वो जीत जाता है। हिरन फिर से खुश है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जीतने वाले और हारने वाले में केवल थोड़ा सा ही फर्क होता है। दोनों ही बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जीतने वाला थोड़ी ज्यादा मेहनत करता है। तो जब आपको लगे कि आप हारने वाले हो, थोड़ी सी मेहनत और कर लो। हो सकता है जीत बस 2 कदम दूर हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।